नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 8.7, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम जानने वाले हैं भारत की नागरिकता के बारे में। दोस्तों जल्दी से ओपन करिए पेज नंबर 251, जहां पर आपको मिलेगा ये चैप्टर भारत की नागरिकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों चैप्टर नंबर 8.7 नागरिकता की शुरुआत करने से पहले, मतलब ये जो चैप्टर आपका सिटीजनशिप, इसकी शुरुआत करने से पहले आपको इसकी परिभाषा के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन नागरिकता से पहले आपको एक टर्म जो नागरिक बना है शब्द, ठीक है, ये किसे कहते हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। दोस्तों नागरिक की सिंपल सी परिभाषा ये होती है कि राज्य में निवास करने वाला वो व्यक्ति जिसे राज्य के सभी अधिकार प्राप्त हों जिनका उल्लेख संविधान के अंदर दिया गया हो, और वो अपने राज्य और अपने संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता हो, उसे बोलते हैं क्या? नागरिक। उसे बोलते हैं सिटीजन। ठीक है। और इस नागरिक से बनी है क्या? नागरिकता। मतलब किसी व्यक्ति की वो स्थिति होती है नागरिकता या सिटीजनशिप जिसमें उसे नागरिक के रूप में वो समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान में दिए गए हैं, जो संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। वो कहलाएगा क्या? नागरिकता। मतलब हम भारत के नागरिक हैं बट हमको अधिकार प्राप्त नहीं है, तो हमारे पास सिटीजनशिप नहीं है। जैसे कुछ लोग विदेश से आते हैं, वो इंडिया में बस जाते हैं लंबे समय तक, ठीक है, बट उनको नागरिकता प्राप्त करने के लिए सरकार के पास में एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बट एक समय के बाद तभी उसको संविधान के सभी राइट मिल पाते हैं। ठीक है। लेकिन उससे पहले नागरिक के मन में, अंदर अच्छे से जहन में संविधान के प्रति पूर्ण आस्था होनी चाहिए, तभी वो बनेगा इंसान भारत का नागरिक। तो ये दोनों डिफरेंस आई होप सब समझ चुके होंगे। ठीक है। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की ओर। दोस्तों नागरिकों के अधिकार से संबंधित आपको ये ध्यान रखना है कि ये अधिकार केवल हमारे भारत के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं हो सकते। कुछ समय के बाद अगर लगे कि वो इंसान काफ़ी जेन्युइन है, लंबे समय तक रुक रहा है, संविधान के प्रति उसकी आस्था है, वो प्रॉपर नागरिक है, तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती है। अब संविधान का आर्टिकल नंबर जो आपका 15, 16, 19 और 29, इसको आप करिए हाईलाइट। इसके द्वारा यहाँ पर नागरिक को मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? मूल अधिकार। लास्ट वीडियो में मूल कर्तव्य और मूल अधिकार ये स्रोत हमने किस देश से अडॉप्ट किए हैं ये आपको बताया था। देखते हैं कितना परसेंट आपको पिछला वीडियो याद है। कमेंट करिए, वीडियो को पॉज करिए, आगे बढ़िए, पिछला भूलिए, इस सिद्धांत पे मत पढ़िए। अगर इस सिद्धांत में पढ़ रहे हो तो ये पढ़ा हुआ भी आपका वेस्ट हो जाएगा, कल आपको याद होगा नहीं तो फ़ायदा क्या? टाइम भी किल किया आपने, डाटा भी किल किया। तो इसलिए जो बच्चे रिविज़न करने से कतराते नहीं हैं उनको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। सिंपल सा इस बात को समझने का प्रयास करिए बहुत जल्द से जल्द। ठीक है, वरना क्या होगा, एग्ज़ाम देके आते हो, फेल पर हो जाते हो, फिर तो इस बार तरीके से पढ़ूंगा, फिर दोबारा आपका एग्ज़ाम आता है, फिर आप फेल हो जाते हो। तरीके से कब पढ़ोगे भाई? सच में जॉब की आवश्यकता है तो आप बिना समझाए पढ़ोगे, ये तो तय है। कुछ काम वक्त के हवाले, वक्त की जबान नहीं होती, वक्त शब्दों का प्रयोग नहीं करता, बट समझाता काफ़ी अच्छे तरीके से है। चलो, सेकंड दूसरा पॉइंट है आपका, केवल भारतीय नागरिक कुछ पद धारण कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल और महाधिवक्ता। अब बात करते हैं, केवल नागरिकों को ही लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान करने का अधिकार है। जो आप देखते हैं विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव वगैरह, इसमें केवल ये अधिकार केवल नागरिकों को ही है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर आ गया और उसके पास नागरिकता है ही नहीं तो वो वोट दे नहीं सकता है, ये भी ध्यान रखिएगा। काफ़ी होते हैं विदेशी भाई, जैसे इंडिया के लोग अदर कंट्री में जाते हैं जॉब करने के लिए, वहीं बस जाते हैं, वहाँ के उनको क्या होती है, सिटीजनशिप प्राप्त हो जाती है, जिसे बोलते हैं पीआर, है ना, पीआर बोलते हैं उसको। अब बात करते हैं भारतीय नागरिकता हेतु क्या क्या प्रावधान हैं। आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता प्रदान करता है। निम्नलिखित व्यक्ति अगर 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे और उसके बाद दोस्तों वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, उसको मिलेगी क्या? नागरिकता। अगर हम बात करेंगे जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो तो उस व्यक्ति को मिल सकती है, उसके बच्चे को मिल सकती है क्या? यहाँ भारत की नागरिकता। और जो भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में मामूली तौर पर निवास किया हो उसको मिल सकती है इंडिया की नागरिकता। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कैटेगरी में क्या चीज़ है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों के लिए क्या नागरिकता दी गई है?
पाकिस्तान से इंडिया की तरफ जो मूव कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 6 इससे संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारत पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा। इस बात का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में निहित है? किस आर्टिकल में ये बात का उल्लेख किया गया है? ये क्वेश्चन आपका 10+2 CHSL एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सोचिए, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। जिसने डीप स्टडी करी होगी, किसी ने, जिस बच्चे ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, किसी एक बुक को तरीके से कवर किया होगा, वही इसका आंसर दे पाएगा अपने एग्जाम में। इसलिए कहता हूँ कि बुक्स को तरीके से पढ़ लो। ये आपका आर्टिकल नंबर 6 है। क्या है आर्टिकल नंबर 6? सेकंड पॉइंट में हम लोग आते हैं कि यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को, ठीक है, 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया हो और 6 माह से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा हो और सक्षम अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो, तो उसको मिलेगी भारत की क्या? नागरिकता। अब बात करते हैं, आगे आते हैं यहाँ पर पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों के लिए नागरिकता। आर्टिकल नंबर 7 संबंधित है। भाई कुछ लोग इंडिया के लोग क्या होंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, उनका आर्टिकल केवल आर्टिकल नंबर 7 है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं नागरिक अधिनियम 1955। नागरिक अधिनियम 1955 आर्टिकल 11 के अनुसार, ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। और यहाँ पे आप सीधे मूव करेंगे नीचे। अब यहाँ पे कौन कौन से अधिनियम में कौन कौन सी बातों को ऐड किया गया है। पहला पॉइंट है जन्म से नागरिकता, मतलब वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा, डिफ़ॉल्ट। ठीक है, स्टेटस डिफ़ॉल्ट जिसे हम बोल सकते हैं, राइट। इसमें एक अपवाद ये है कि विदेशी राजनयिकों के भारत में उत्पन्न बच्चे ये नहीं होंगे, और शत्रुओं के अधीन, ठीक है, शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न बच्चे। बात करते हैं वंशानुगत। 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा। ये क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और ऐड करनी है, थोड़ा सा, शायद वो चीज़ यहाँ पर ऐड नहीं गई हुई है, शायद, हाँ, इस बुक में वो ऐड नहीं है, जस्ट मुझे अभी आ रहा याद इस चीज़ का, तो मैं अभी डिस्कस करता हूँ कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस अधिनियम में दिया गया है? दोस्तों, ये है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसको भी आप लोग उस बुक के साइड में स्टार मार के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम बात करते हैं रजिस्ट्रीकरण के द्वारा, या फिर रजिस्ट्रीकरण द्वारा कोई व्यक्ति जो ऊपर फर्स्ट और सेकंड में नहीं आता है, जो फर्स्ट और सेकंड जो कैटेगरी थी उसमें अगर नहीं आएगा कोई व्यक्ति, तो वह कुछ शर्तों को पूरा करके भारत का नागरिक बन सकता है। एग्जाम्पल, ऐसा व्यक्ति जिनका विवाह भारत के नागरिकों से हुआ हो, या वे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं देशीयकरण। इसको बोलते हैं क्या? जब किसी विदेशी का देशीयकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो वह भारत का नागरिक बन जाता है। जैसे हमारे इंडिया के काफ़ी लोग विदेश जाते हैं और विदेश के बन जाते हैं, मतलब उनको वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो वैसे क्या होता है, यहाँ पे भी होता है इंडिया में, कुछ विदेशी आए व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से या घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हमारा इतिहास काफ़ी अच्छा लगा, उनको घूमने का काफ़ी शौक था, उनको लगा पूरा भारत दर्शन करना है, भारत काफ़ी खूबसूरत है, तो 1 बाय 1 वीज़ा लगाओ, पैसा खर्च करो, हम यहीं बच जाते हैं आराम से। यहाँ की बात ही कुछ अलग होती है हमारे इंडिया की। तो क्या करते हैं, वो लंबे समय तक इंडिया में रहते हैं, अप्लाई करते हैं, उनको सिटीजनशिप इंडिया की मिल जाती है, सब अधिकार मिल जाते हैं उनको। और उनका टिकट जो दोस्तों 500 रुपये था, उनको मिलता है टिकट मात्र 50 रुपये के अंदर। ठीक है, ये डिफरेंस है। जस्ट मजाक कर रहा हूँ बच्चे, ध्यान रखिएगा कि तो कितना डिफरेंस होता है यार। कोई विदेश से इंडिया में घूमने के लिए आ रखा है, अपना पैसा खर्च कर रहा है, हमारी संस्कृति को जानने आ रहा है, हम उसका टिकट 500 रुपये कर देते हैं 50 रुपये की जगह पर। नाइंसाफ़ी है फिर नहीं है? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो अब बात करते हैं नागरिकता। यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत में मिल जाता है, कोई हमारा पड़ोसी देश है वो हमारे साथ मिल गया, भैया हम सरकार नहीं चला पा रहे अपनी, हम आपको अपना पूरा क्षेत्र दे रहे हैं, क्षेत्रवासी दे रहे हैं, ठीक है, आप संभालो, हमसे ना हो पाएगा, तो उस केस में क्या होगा, उसको डिफ़ॉल्ट मिल जाएगी वहाँ की क्या, नागरिकता। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिकता की समाप्ति किस केस में होती है। एक होता है परित्याग,
परित्याग केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर रहा हो। जैसे आपका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई विदेश गया, वहाँ पे जाकर उसने जॉब पकड़ी, जॉब में उसको अच्छी सैलरी मिल रही है, उसको विदेश भाग गया, ना वहाँ पे पॉल्यूशन है, ना वहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, ना ही वहाँ पे क्या की पी पी टी टी कुछ नहीं है, वहाँ पे क्राइम स्केल भी बहुत ही कम है, बल्ले बल्ले कर रहा है, पॉल्यूशन कम है, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है उसका वहाँ पर, तो वहीं बस गया वो। यहाँ पे अगर उसको वहाँ की पीआर मिल गई, वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो गई, तो स्टेटस डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसकी क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसकी यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से परित्याग कर रहा है, भाई मैं नहीं रह रहा यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ बस, मन भर गया मेरे यहाँ से, तो इसको बोलते हैं परित्याग। एक आपका क्या है, पर्यवसान, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब वह भारत का नागरिक नहीं हो सकता। अब एक वंचित करना, यदि किसी व्यक्ति ने कपट द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित की है तो उसकी नागरिकता को हम क्या करते हैं, खंडित कर देते हैं, सिटीजनशिप से उसको वंचित कर देते हैं। अब बात करते हैं एकल नागरिकता। पूरे भारत के लिए पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है, राज्यों की अपनी अलग अलग कोई भी नागरिकता नहीं है। ऐसा नहीं भैया, संविधान राज्यों के लिए अलग थोड़ा बना है, पूरे भारत के लिए एक बना है संविधान। तो यहाँ पे कोई बोलेगा भैया मध्य प्रदेश, हम तो अपने नागरिकों के लिए अलग से कुछ क्राइटेरिया बनाएंगे, ठीक है, कुछ बेस्ट फैसिलिटी देंगे अपने नागरिकों को, ठीक है, हम अलग से अपना नागरिकता प्रावधान लॉन्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, सबके लिए सेम चलेगा। चलो, अब यहाँ पे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता प्राप्त है, अर्थात राष्ट्र की अलग नागरिकता है और राज्य की नागरिकता अलग होती है। अब बात करते हैं नागरिकता विधेयक संशोधन। तो नागरिक विधेयक 2019 के द्वारा नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और जिसे ध्यान रखिएगा, जिसे संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके अलावा सीधे आप मूव कर जाएंगे इस पॉइंट पर। देखिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। अब थोड़ा सा ना इसको आप, इस आर्टिकल को आप पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आपको ना कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूँ, कुछ एडिशनल पॉइंट जो इस बुक्स में नहीं दिए गए हैं, जो इस बुक्स में नहीं दिए गए हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि पूरी बुक्स ही ख़राब हो जाएगी, और ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल बुक्स को बाय नहीं कर सकते हो, यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, हम बैठे हैं ना समझाने के लिए आपको। जो पॉइंट लेंगे इंपॉर्टेंट, वो सभी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सो अब एक क्वेश्चंस ये बन जाता है आपसे कि भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार होते हैं। एक होते हैं जन्म से, एक होता है क्या, वंशाधिकार, एक होता है पंजीकरण, और एक होता है देशीकरण, और एक होता है विदेशी भूमि के अर्जन द्वारा। यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान रखना है, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कब मनाया गया था पहली बार? प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पहली बार कब मनाया गया था? तो आप बोलोगे वर्ष 2000 में, ठीक है। और प्रवासी दिवस हम कब मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों। राइट आंसर इज क्या, 9 जैन। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, जहाँ भी डाउट हो, आपको सोचने का विचार का समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपका एक टर्म होता है नागरिकता के बारे में, NRI। इसका अर्थ क्या होता है? NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इसको बोलते हैं। एक होता है PIO, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछी जाती है, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजन, ठीक है। एक टर्म होती है आपकी OCI, इसका अर्थ क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये फुल फॉर्म तीनों आप बुक के साइड में कहीं लिख लीजिएगा। अब NRI के बारे में आपको थोड़ा सा भी अगर आइडिया है, बहुत आपने शब्द सुना होगा मूवी में या किसी व्यक्ति के द्वारा, तो NRI ऐसे भारतीय नागरिक जो नौकरी अथवा बिजनेस के उद्देश्य से वर्ष में कम से कम 360 दिन होते हैं, वैसे 365 होते हैं, बट न्यूमेरिकल फिगर में हम लोग मैक्सिमम सरकारी आंकड़ों 360 दिन होते हैं एक साल में। 360 में से 182 दिन या उससे अधिक समय तक विदेशों में रहते हैं तथा इंडियन पासपोर्ट उनके पास रहता है फिर भी, और ऐसे लोग कहलाते हैं क्या, NRI। इसको बोलते हैं आई थिंक हिंदी में अनिवासी भारतीय। अनिवासी भारतीय, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, ऐसे भारतीय जो नौकरी अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से 182 दिन या उससे अधिक समय तक विदेशों में जाकर के कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, अक्का बक्कड़ खेलते हैं, चिड़िया उड़ी खेलती हैं, कुछ भी करते हो वो, उन्हें हम बोलेंगे क्या, NRI। उनके पास इंडियन पासपोर्ट अभी है, विदेश में गए व्यापार करने और विदेशी हो गए, आपने नाम सुना होगा ना,
बेटा गया विदेश और विदेश का हो गया हमेशा के लिए, वापस कभी नहीं आया। इस टाइप के डायलॉग अपने मूवी में या फिर स्टार प्लस जो सास बहू वाले नाटक होते हैं ना उसमें बहुत सुना होगा। तो ये होता है NRI, 182 या फिर उससे अधिक दिन के लिए कोई व्यक्ति विदेश में रहता है तो वो कहलाएगा आपका NRI। ठीक है। एक आपने मैं एक सेकंड जो टर्म आपको बोल लीजिए PIO। PIO क्या होता है? वे लोग जो स्वयं अथवा जिनके पूर्वज कभी भारत के नागरिक थे लेकिन वर्तमान में ये लोग किसी दूसरे देश के नागरिक बन चुके हैं, इन्हें बोलते हैं PIO। राइट, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे जैसा कि आपका कोई सगा संबंधी विदेश गया, दादा परदादा फादर वाला विदेश में गए और वो वहीं के बन गए, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहेंगे PIO। मतलब कि वो कभी भारत का नागरिक था बट अब नहीं है, वो विदेशी हो चुका है। एक होता है PIO कार्ड। ये PIO जो कार्ड है दोस्तों, ये भी आप ध्यान से लिखिए। हाँ, PIO के बारे में शायद मुझे एग्जैक्ट अभी ये डाटा, हाँ PIO, चलो आप देख लीजिएगा। PIO के बारे में, चलो इसको स्किप करता हूँ, रहने दो, सॉरी ये थोड़ा दिक्कत कर जाएगा। PIO कार्ड में आई थिंक 180 डेज़ या 181 डेज़ का मुझे थोड़ा सा डाउट है हल्का सा, कि भारत में आने की तिथि से लेकर के 180 या 181 दिन तक विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी के पास में पंजीकरण कराने की छूट दी गई है। तो ये अब छोड़ दो, इसको इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, केवल आपको जानना है NRI किसे बोलते हैं, बस ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था। उसके अलावा इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि दोहरी नागरिकता किन किन देशों के पास में है। हमारे पास तो एकल है, और दोहरी नागरिकता किस किस के पास में है, ये आप मुझे फटाफट कमेंट करिए, वो दो देश कौन से डिस्कस किए थे। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 5, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7, 8, 9 और 10 में किन किन बातों का उल्लेख किया गया है, किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बस ये था एक छोटा सा वीडियो दोस्तों, वीडियो को ही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो हमारा बनेगा मूल अधिकार के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आया जम के डिसलाइक मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं हमको। मिलता हूँ जब तक नए वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।